जो हमारा टॉपिक है वो है कुंडली निर्माण। जो प्लेनेट हमें जिस चीज का सिग्निफाई करे, जिस चीज को सिग्निफाई करे उसके परिणाम देता है। एग्जाम्पल, यदि मान लो आपका सैटर्न, जो प्लेनेट जिस चीज को सिग्निफाई करे, ब्रैकेट में भाव लिख देना, भाव, जिस चीज को वो सिग्निफाई करे, तो क्या मतलब बना, सीधा सिद्धांत क्या आया, जो प्लेनेट जिस भाव को सिग्निफाई करेगा उसका रिजल्ट देगा। अगर सैटर्न के सामने यदि 2, 7, 11 आ रहा है तो इसका बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि मैं आपको 100% मैरिज दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मैरिज का जो कोड है, जब आप पढ़ोगे आगे चल के, वो 2711 है। तो बड़ा क्लियर कट हो गया कि कौन सा प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा, ये हमें आज चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले कुंडली निर्माण में हम अंदर जाएंगे और बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल लेकर हम काम करेंगे, जिससे आपको इजी, आज को मैंने आपको ग्रुप में कुछ वो भी डाल रखे पुराने वाले, उससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो एग्जांपल लेकर हम स्टार्ट करते हैं। आज है 14 अगस्त 2021, शाम का कितने बज चुके हैं, 5, तो आप ले लो 17:35 PM फरीदाबाद। ये आपका एग्जाम्पल है, 14 अगस्त 2021 17:35 फरीदाबाद। सबसे पहले जब भी कभी कुंडली बनाओगे, कुंडली स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो पहला स्टेप ये होता है, ठीक है। कैसे करते हैं आपको पता ही है, आपको मैंने लास्ट टाइम ये बता रखा है ऑलरेडी। हमारा इंडिया जो है ग्रीनविच से कितनी दूरी पर स्टैंड करता है, जो हम दिल्ली की दूरी लेते हैं वो 82 डिग्री 30 मिनट लेते हैं। इस 82 डिग्री 30 मिनट को यदि घंटे और मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं तो 5 घंटे 30 मिनट बनता है, ठीक। ये कैसे बनता है, ये क्या है, जैसे समझ लीजिए, जो लोग नए हैं थोड़ा उनके लिए है। पहले जो हम अपने किसी भी चीज को अपने घर से दूरी नापते थे, तो एक आप अपने घर के अंदर हैं और मैं बोलूं आपकी किचन साउथ वेस्ट में नॉर्थ से 17 और वेस्ट से 15 डिग्री छोड़कर, 15 मीटर छोड़कर बनी हुई है, तो आपने कोई तो पॉइंट लिया ना किसी चीज को मेजर करने के लिए। तो हम ये कहेंगे ग्लोब पर इंडिया कहां स्थित है, तो एक मेजरमेंट ऑफ लाइन, जो अक्षांश और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइनें होती है, उनके बीच में जो ये डिग्री पड़ती है वो 82 डिग्री 30 मिनट पर इंडिया वहां पर रोल निभाता है। तो हम कहेंगे ग्रीनविच से, जो इंग्लैंड के अंदर है, वहां से जो हमारी दूरी है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। हर देश की एक पर्टिकुलर लाइन होती है, पाकिस्तान की अलग है, ढाका की 75 है, नेपाल की कुछ और है, जर्मनी की कुछ और है, हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं, ये जो जितनी डिग्री होगी, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से क्यों करेंगे, जो ग्लोब की डिग्री होती है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट के इक्वल होती है। 1 डिग्री 4 मिनट के इक्वल होती है। जब इसे टाइम लाइन में कन्वर्ट किया जाता है तो 82 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 328, प्लस में ये 1 डिग्री पूरी नहीं है, आधे डिग्री है, 4 मिनट की जगह 2 मिनट जुड़ जाएगा, ये 330 हो जाएगा, ठीक। इसे हम जब घंटे मिनट डिग्री आप कन्वर्ट करेंगे 60 से, तो 5 घंटे ये 30 मिनट आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, आप नॉर्मली भाषा में बात करते हैं, जर्नली फटा, सर मेरा जीएमटी गलत आ रहा है, क्या गलत आ रहा है, ये वो जीएमटी टाइम है जो हमें ग्रीनविच से लेकर और इंडिया के बीच की दूरी के बारे में बताता है, ठीक है जी। कितना होता है ये फिक्स है, ऑल ओवर इंडिया के लिए पहले हमें दिल्ली आना पड़ेगा और फिर दिल्ली से डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा आगे पीछे करने के लिए। तो 5 घंटे 30 मिनट दिल्ली का फिक्स हो गया। अब हमने क्या कर रखा है आपकी सहूलियत के लिए कि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्योंकि दिल्ली का जो रेडियस है, मान लीजिए आप कलकत्ता की बात करते हैं तो 200 किलोमीटर की रेंज से बाहर चला जाता है, तो हमें पर्टिकुलर कलकत्ता के लिए मेजरमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या करा कि आपको बार बार
हर जगह की कैलकुलेशन आपको नहीं पता, तो पता करने के लिए आपको नेट की जरूरत पड़ेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीजें रूल बुक अपने पास रखनी पड़ेगी। पहली है एफएमरीज और दूसरी है भाव सारणी। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा कैरी ना करें, इसलिए सीधा फंडामेंटल मैंने क्या बना दिया कि आप क्या करें, इसमें जब आप मेजरमेंट लेंगे 200-250 किलोमीटर के अंदर में, तो 20 मिनट का जो डिफरेंस है वो और ऐड करना पड़ता है। अब जैसे मैं मथुरा में रहता था तो वहां का 17 डिग्री 21 सेकंड था एग्जैक्ट। ठीक, आगरा में गया 19 आ गया, 19-20 आ गया। मैं दिल्ली से बल्ली तरफ भी गया तो वहां पर लगभग कहीं 16 डिग्री है। तो ये क्या करा हमने कि आपको एक सुविधा हो जाए, बार बार कैलकुलेशन के लिए अलग अलग कंट्री को, सॉरी अलग अलग प्लेस को बार बार टाइम में मेजर ना करना पड़े, हमने 20 जोड़ दिया। सर जैसे आपने मथुरा का, अगर आप इस आर की तरफ जाओगे तो क्या माइनस करोगे? नहीं, प्लस है। पहले दिल्ली पहुंचोगे, दिल्ली से हिसार का मेजर डिस्टेंस करेंगे, वो कितनी दूर है, उस दूरी के हिसाब से ये मिनट बढ़ते बढ़ते हैं। आपको पहले दिल्ली मापना पड़ेगा, ये कंफर्म है। हम जो जीएमटी बोलते हैं पूरे इंडिया का बोलते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक मोटी सी बात करें, ग्लोब पर अगर हम किसी बिंदु को मेजर करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक बिंदु तो होगा ही। ऐसे ही मान लीजिए हम पहले अगर इंडिया में ना पहुंचे, अगर हम कहने लगे हम तो अपने प्लेस पर जाएंगे, भाई दिल्ली से पहले का अगर हम ये रेखा कहीं से गुजरी होगी तो हम कहेंगे ना गुजरात की तरफ तो माइनस ही करना पड़ेगा। आप समझो, अगर ये रेखा ऐसे जा रही है और यहाँ पर गुजरात बना हुआ है और यहाँ बीच में कहीं दिल्ली है और यहाँ कहीं बॉम्बे है, इधर समझ रहे, वैसे बॉम्बे ऊपर आएगा तो गुजरात के पास में है बॉम्बे, मैंने जनरल एग्जांपल के लिए समझा दिया। तो ये रेखा हम पहले कहते हैं कि यहाँ आओ और फिर क्या यहाँ आओ, वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। वास्तव में जो पहले पड़ेगा वो माइनस करना पड़ेगा। यस, जो पहले पड़ गया वो तो हम नहीं करेंगे 5.5 घंटे, तो ओवरऑल पूरे इंडिया का जीएमटी ले लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक बिंदु पर नाप लो पहले से, क्योंकि सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, कोई भी चीज मेजर करने के लिए कहते हैं ना कि पहले राजधानी, हर चीज का सेंटर पॉइंट होती है। राजधानी क्यों बनाई गई, एक सेंटर पॉइंट है दिल्ली। अब यहां से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा यूनिवर्स, अपना इंडिया। तो हमने मोटा मोटी 5.5 घंटे जीएमटी हमारा फिक्स होता है 82 डिग्री 30 मिनट। अब क्या करा, इसमें 20 मिनट हमने डिफरेंस को कैलकुलेट करने के और जोड़ दिए, तो 5 घंटे, ये 50 मिनट आपके कैरी हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करना है, ये याद रखना है, जो भी आपसे लगन निकालेंगे उसमें से 5 घंटे 50 मिनट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे हैं। अब स्टेप नंबर 1 लिख लीजिए। आप कितने बजे की लगन निकाल रहे हो, 17:35 की लगन निकाल रहे हो। आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, 5 घंटे 50 मिनट, इसको माइनस कर दीजिए आप। माइनस करने का वही फंडामेंटल है सपना जी। इधर देखिए, यहां से ये मेरे, आप ध्यान से देखना, ये आवर्स है, ये मिनट है। अब जब मैं आवर से मिनट को लेके आऊंगा तो 60 प्लस में 35 करना पड़ेगा, 95 माइनस 50 45, ये 45 हो गया, इधर 16 इधर 11। अब जो हमारा जो माइनस करके टाइम आया, ये आया हमारा, इसको बोलते हैं स्थानीय टाइम। क्या बोलते हैं, ये स्थानीय टाइम है। क्लियर हो? अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, 14 अगस्त 2021 का एसआईडी टाइम, इसको बोलते हैं संपातिक काल, एसआईडी टाइम। अब आप सब लोग अपने मोबाइल में देखें, जो आज आपको भेजा हुआ है मैंने, आज का आपको 2 पेपर भेजे हुए हैं। पहला पेपर है आपका एसआईडी टाइम, जिसमें प्लेनेटरी पोजीशन लिखी हुई है, उसके अंदर देखना है। हमेशा एसआईडी टाइम मिलेगा पोजीशन ऑफ प्लेनेट वाली टेबल से। तो कैसे देखोगे, 14 अगस्त 2020 को फर्स्ट कॉलम में एसआईडी टाइम लिख रहा होगा, वो देखकर बताइए कितना आ रहा है हमारा एसआईडी टाइम। 2:39:44। वेरी गुड, शाबाश। 11:45 में 2:39 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
11:45 स्थानीय टाइम में संपादित काल को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए कितना आया आपका, ये कितना हो गया 84 13। अब ये 60 से ज्यादा हो गई है मिनट, तो ट्रांसफर हो जाएगी 24 14। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसमें हमारे पास, मैंने ये बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको समझा दिया है, केवल आपको संपादित काल को ऐड करना होता है, -550 पहले स्टेप में करना होता है। अब जो ये वैल्यू आई आपके पास 14 24, इसको हमें जो आपके सामने भाव सारणी दी हुई है, जिसे हम हाउस टू हाउस टेबल बोलते हैं, हाउस टू हाउस सारणी टेबल जिसे बोला गया है, टेबल ऑफ हाउस भी लोग बोलते हैं उसे, टेबल हाउस भी बोलते हैं, हाउस टू हाउस भी बोलते हैं, तीनों नाम है उसके। अब आपने 14 24 के सामने जो वैल्यू दी हुई है वो नोट कर लेनी है। सप्लीमेंट देखिए, शाबाश, कितनी दी हुई है देखो। हाँ बिल्कुल सही बात है, 14 23 24 नहीं है, 23 वाली वैल्यू बोल दीजिए। जो नियर बाय वैल्यू होगी उसको आप बोल सकते हैं। 267 47, बस इतना 267 लिख लीजिए। ये बिल्कुल यहां तक सबकी ओके, यहां तक सबको आ गई समझ। बस एक स्टेप और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए इसमें। 267 दे रखा है। अब ये जितनी भी सारनियां हैं इनको कहीं स्टार्ट किया होगा। ये सुबह 5:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं एएम पर आप लगन कितने बजे की निकाल रहे हो? शाम को 5:30। आप 17:35 की लगन निकाल रहे हो, मतलब 12 घंटे। आप ये देखिए जितनी भी सारनियां दी हुई है वो 5:30 बजे की है। जितना भी सब कुछ दिया है, जितने बजे का टाइम डिफरेंस रहेगा वो और आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड कैसे करते हैं देखिए, सुबह 5:30 बजे की वैल्यू आपने प्रिंट वैल्यू में ले रखी है, वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं शाम को 17:35 पर, तो ये जो डिफरेंस आया अप्रोक्सीमेट 12 घंटे का हो गया। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आधे डिग्री का, हाफ डिग्री का फर्क होता है। पूरी कैलकुलेशन में 1 घंटे में आधे डिग्री को और ऐड करना पड़ता है। किसमें ऐड कर देंगे इस डिग्री को? 267। कितना ऐड हो जाएगा मेरा? 12 का आधा कितना हो गया? 6 और ऐड हो जाएगा। कितना होगा ये? कितना हो गया? ये हो गया 273। 273 डिग्री आ गई मेरी। अब आपने यहां तक जिसने कैलकुलेट कर लिया, इससे आगे तो बहुत इजी होता चला जाएगा। 273 डिग्री आपकी निकल चुकी है। अब बड़ा इजी है। अब क्या करना है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है, जो आप जिस टाइम पर आपको लगन निकालनी होती है उसे नोट कर लिया जाता है। उसमें से 5 घंटे 50 मिनट ये रूल बना दिया है, फिक्स है, माइनस करना है आपने। जो भी वैल्यू आई उसमें जिस दिन की आप लगन निकाल रहे हो उस दिन का एसआईडी टाइम, संपादित काल को ऐड कर दिया जाता है। संपादित काल कहां से मिलेगा आपको? एफएमरीज से मिलेगा। पहला कॉलम में ऊपर लिखा होता है एसआईडी टाइम। ये आपको मैंने ग्रुप में पेपर भी भेज रखे हैं, और या किसी पत्रे से भी नोट कर सकते हो। हर जगह एसआईडी ही लिखा मिलेगा, उसे संपादित काल हिंदी में बोलते हैं। आज का संपादित काल हमारा 2 डिग्री 39 मिनट था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद जो वैल्यू मुझे मिली थी, उस वैल्यू को मैं हाउस टू हाउस अनाउंस टेबल में, जिसमें हम लगन की डिग्रियां निकालते हैं, उसे हाउस टू हाउस अनाउंस बोलते हैं, उसके अंदर जाऊंगा और वहां से उसकी वैल्यू नोट डाउन करके लेके आऊंगा। हमारी फाइनल जो वैल्यू कंक्लूड होके आई थी वो कितनी आई है मैडम? 267 ये हमारी डिग्री टोटल निकल कर आई आज की। अब इसे 30 से डिवाइड करना है। सर वो अभी ऐड भी तो क्या करना है। हाँ, अभी 6 ऐड किया नहीं आपने? अच्छा, 6 और ऐड करना है, वो भी ऐड कर लीजिए। ये हो गया हमारा 273, ये बन गया। ठीक है जी। अब 273 को 30 से डिवाइड करना है।
तो कितना चला गया हमारा 30 निन्मा 270। धनु राशि की हुई। अब हमारी जो लगन आई वो लगन बन गई हमारी 9 में 1 जोड़ेंगे, धनु में +1 करेंगे तो अपनी मकर लगन की डिग्री आएगी लगन। मकर लगन कितने डिग्री की आई है? 3 डिग्री की। ये यहां तक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप जी यस, जो शेष बचा वो 3 है, वो हमारा रिमाइंडर 3 डिग्री हो गया। यस बिल्कुल एग्जैक्टली। हम बिल्कुल अब हमें ये, अब आपने जो लगन निकाली है, लगन निकालने के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो है गृहस्पष्ट। गृहस्पष्ट गृहस्पष्ट करने के लिए आपको एक एफेमरीज दी हुई है। उस एफेमरीज में से आपने सीरीज वाइज सबसे पहले के सु चे में रा गुरु शनि और बुध, इन सब की वैल्यू लिख लेनी है। सबसे पहले केतु की कितनी वैल्यू है आपको मैंने उस टेबल में दी हुई है, वहां से जाकर आप बोल सकते हैं। ये जो पहला पेज दिया हुआ है 14 तारीख वाला, उसके अंदर आपको उसकी वैल्यू मैंने प्रोवाइड की हुई है। सभी प्लेनेट की डिग्री नोट कर लीजिए। 14 तारीख के सामने जो कॉलम है पहले को छोड़ देंगे। सूर्य की जो डिग्री है 117 डिग्री है। अगले लिख लीजिए, केवल उससे आइडिया आना शुरू हो जाएगा। सर जो आपने पहले भेजी थी उस वाली टेबल में या इस वाली टेबल में? हाँ, जो फर्स्ट टेबल है फर्स्ट टेबल जो आपने अभी भेजिए। अच्छा आप जो आज भेजे वही हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, एफएमआरएस में देखिए। हाँ जी, एफएमरीज में पोजीशन ऑफ प्लेनेट वाली हां जी ठीक है। सबकी वैल्यू नोट डाउन कर लें सभी लोग। ये यूनिवर्सल टेबल में ना सर? हां जी हाँ जी, यूनिवर्सल टेबल में नहीं, यूनिवर्सल टेबल पे अभी नहीं जाना। यूनिवर्सल में नहीं इसी आज ही आपको जो फर्स्ट टेप भेजी गई है जिसमें अगस्त लिख रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ प्लेनेट। ठीक है। भाई गृहस्पष्ट है। अभी पॉइंट देखो, पॉइंट को समझो, मैं बताऊं। गृहस्पष्ट का क्या मतलब है? कौन सा ग्रह कितने डिग्री का है, कौन सी राशि में है, तो वो जब ही तुम बता पाएंगे जब उस ग्रह की हमारे पास डिग्री होगी, जब ही हम निकाल पाएंगे। तो आप लिखिए, सूर्य की हो गई आपकी, सब लोग मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। सूर्य की हो गई 117 डिग्री, चंद्रमा की हो गई 185 डिग्री, मार्स मंगल की हो गई 135, मरकरी की हो गई 129 डिग्री, गुरु की हो गई 303 डिग्री, शुक्र की हो गई 153 डिग्री, शनि की हो गई 285 डिग्री और राहु की हो गई 42 डिग्री। और केतु की कितनी हो जाएगी? 180 ऐड कर दीजिए। वेरी गुड, 42 में 180 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आपने सभी प्लेनेट की निकाल दी। अब मुझे को बताइए सूर्य की कितनी डिग्री है? 117। बच्चों की तरह बिल्कुल कॉपी पेन लें और 30 से डिवाइड करते हुए चले जाएं। ठीक है, 30 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? ये 30 तिया 90। और एक चीज की गलती और कर रहे हैं, अभी वो भी सुन लीजिए, फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि और किसी प्लेनेट में गलती नहीं होगी, चंद्रमा में होगी। ये जितनी भी वैल्यू ली है आपने, वो कितने बजे की है? सुबह 5:30 बजे की है। तो कितनी वैल्यू, अब आप वैल्यू कितने बजे निकाल रहे हो? शाम को 12 घंटे हो गए। तो आप चंद्रमा की जो वैल्यू है कम से कम उसमें ऐड जरूर कर लें। क्यों ऐड कर लें? रीजन है उसके पीछे। बाकी सब में इतना अंतर नहीं आएगा, बाकी सब में, क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बाकी तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं, क्योंकि सूर्य 1 डिग्री रोज चलता है।
ये भी पॉइंट क्लियर करा देता हूं। प्लेनेट जो होते हैं वो फास्ट मूविंग स्लो मूविंग के हिसाब से होते हैं। चंद्रमा हमारा एक राशि में केवल कितने दिन रहता है? 2.25 दिन। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां आएगा? केवल चंद्रमा पर आएगा। समझना मेरी बात। अब लगन के केस में तो आप क्या करते थे? 1 घंटे के अंदर ½ डिग्री ऐड कर देते, क्योंकि वहां आप लगन निकाल रहे हो मैडम, वो 24 घंटे के अंदर की चीजें निकाल रहे हो। यहां 2.25 दिन के अंदर, समझना मेरी बात, यहां जो चंद्रमा राशि जो चेंज करेगा वो कितने दिन में चेंज करेगा? 2.25 दिन। 2.25 दिन, समझना मेरी बात। घंटों में कन्वर्ट करूंगा तो कितने हो गए? 48 और 6 कितने हो गए? 54 आवर्स में उसे 30 डिग्री क्रॉस करनी होती है। तो कितना डिग्री बन गया अप्रोक्सीमेट जनरली? वही लगभग 2 घंटे के अंदर आधे डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई। तो यहां हम कितना करते थे? ध्यान से देखो, 1 घंटे में ½ डिग्री। यहां कितनी करनी है? 2 घंटे में। हाफ डिग्री। ये 1/4 है। ये ध्यान रखना है बस खाली। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्यों है? आप नहीं भी ऐड करोगे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा फास्ट हो, कई बार राशि चेंज कर जाता है तो वहां दिक्कतें आती हैं। आप कहोगे सर हमारा तो तुला में आ रहा है, आज तो वृश्चिक राशि में, आप कंप्यूटर से देखोगे तो वहां दिक्कत आएगी। तो जो हमारी वैल्यू होती है लगन के केस में 1 घंटे के अंदर ½ डिग्री ऐड करते हैं, यहां उल्टा है। यहां चंद्रमा के केस में 2 घंटे में ½ वैल्यू ऐड करते हैं। ये नोट करके लिख लीजिए बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। डिग्री थी आपकी 285 जी 185। 185। अब कितना टाइम है आपके पास? 12 घंटे का डिफरेंस है, तो 6 घंटे बने आपके पास कुल, और 6 का भी आधा कितना हुआ? 3 डिग्री यहां पर ऐड कर लीजिए बस खाली। 188। अब आइए अब एक एक करके हम गृहस्पष्ट निकालते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब आप देखिए, मैं सूर्य की वैल्यू ले रहा हूं 117 डिवाइड बाय 30। थोड़ा सा जो है आवाज डिस्टर्ब ना करें प्लीज, म्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो किसी को। 30 या 90, ये हो गया अपना 727। अब जो आपका सूर्य है वो कौन सी राशि में चला गया? कर्क राशि में, 4 नंबर में। लगन कौन सी आई थी? 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं सूर्य को कहां लेके जाऊंगा? कर्क राशि में। ये मेरा सूर्य होगा कितने डिग्री का हो गया? 27 डिग्री का, 3 डिग्री का। सर ये कर्क क्यों आया? ये तीसरे कर्क में क्यों लेके गए? अरे मैडम आप पढ़ो इसको, 30 या 90, 3 पूरे हो चुके हैं, बचे कितने? ठीक है। 3 तो उसके पूर्णांक कहते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णांक। ये तो पूरे हो चुके, अगली राशि में वो 27 डिग्री पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सर कहां से मिलेंगे? वहां 10 से काउंट किया, 1 2 3। आपकी लगन कितनी निकल कर आई थी? मकर राशि में आई थी। मकर राशि में आई थी। मकर राशि में, मकर 10 नंबर होती है, लगन में 10 नंबर डाल दी, फिर 11 डालेगी, 12, 1, 2, 3, 4। तो मैं कहां पोस्ट करूंगा? कर्क राशि में। कर्क राशि कहां है? यही मेरी। अच्छा, मतलब उस 3 को देख के हमने वो किया है कि वो 3 मतलब आप ऐसे कर लो, अगर ऐसे कंफ्यूजन है जो भी पूर्णांक है +1 कर दिया, +1 करके उस राशि से आगे, फिर आपका 4 आ गया, तो 4 नंबर में जाके लिख दो सूर्य। ऐसे लिख दो, ठीक। तो सूर्य कौन सी राशि में है? कर्क राशि में। अब देखना मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, यहां तक आपने करा हुआ है। अब इससे आगे एक वर्ड बढ़ूंगा बस खाली। मैंने लिखा सूर्य कर्क राशि में है, ये लिखा मैंने डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड। अभी हमने केवल कितने डिग्री निकाली है इसकी? 27 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूं, ये आपको अब यूनिवर्सल जो टेबल मैंने समझाई है वो काम आने वाली है। पहले नंबर पे लिखूंगा आरएल, आरएल का हिंदी में लिखिए राशि स्वामी। अगला लिखिए एनके, नक्षत्र स्वामी। एसएल, ये हो गया सब लॉर्ड। 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं केवल।
RL मायने राशि स्वामी, NK मायने नक्षत्र स्वामी, SL मायने सबलॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी। लिख लिया? अब देखो इधर ब्लैक बोर्ड पे सभी लोग, सूर्य कौन सी राशि में है? कर्क राशि में। कर्क का स्वामी कौन होता है? चंद्र। मून। तो RL के नीचे क्या लिख दूंगा? चंद्रमा। ठीक। अब आपने यूनिवर्सल टेबल यूज करनी है जिसे आप निकाल रहे थे। सूर्य कर्क राशि में 27 डिग्री पर किसके नक्षत्र पर होता है? वेरी गुड, शाबाश। अब वो ध्यान करो, अब आपको मैं याद कराता हूं। अब आप कहोगे सर ये तो हमें याद ही नहीं होगा, याद करने का तरीका देखो। याद कराने का तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, पहली पांचवी नौवीं, पहली पांचवी नौवीं उसमें किसके नक्षत्र आएंगे हमेशा? केतु शुक्र सूर्य के। दूसरी छठी दसवीं सूर्य चंद्रमा मंगल के। तीसरी सातवीं ग्यारहवीं लास्ट वाला चंद्रमा राहु, मार्स राहु जुपिटर। और 4 8 12 तो 4 नंबर है ये। 4 8 12 में किसका नक्षत्र आएगा हमेशा? गुरु, नीचे से बुध गुरु और ऊपर किसका रह गया? केसु बुध शनि गुरु राहु। हाँ जी, गुरु शनि बुध, ये 3 बचे। अब कितने डिग्री का है? 27 नीचे वाले में पहुंच गया, बुध का नक्षत्र आएगा। अब इसे यूनिवर्सल टेबल में निकालना सीखो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो शॉर्टकट था। यूनिवर्सल टेबल ओपन कर ले सभी लोग। वो लास्ट में नहीं देना, कोई बात नहीं। अभी मैं बिल्कुल जीरो से इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर बता रहा हूँ। सभी लोग यूनिवर्सल टेबल खोल लिया मैडम? अब मैडम आपके सामने ना बॉक्स बॉक्स से बने होंगे। हाँ ये बन रहे हैं। इसमें कर्क राशि में चले जाइए आप सभी लोग। कर्क राशि में पहुंच गए मैडम? सब लोग कर्क राशि में पहुंच गए? ऊपर कॉलम के ऊपर क्या लिखा है? कर्क। कर्क के सामने क्या लिखा है? चंद्रमा। एक तरफ कॉलम में क्या लिखा हुआ है मैडम? एक इधर के कॉलम में पढ़ो ऊपर जुपिटर। आपने जुपिटर नहीं, वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। आपने क्या लिखा हुआ है? एक तरफ ये लिखा हुआ है मैडम स्टार लॉर्ड, जिसको बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, ये इसकी डिग्रियां हो गई, ये इसका सब लॉर्ड हो गया। अब ये सीरियल नंबर हो गया। तो अब आप ये देखिए कर्क राशि में आपको कितनी डिग्री दी हुई है? 27 डिग्री। कहाँ पड़ेगा आपका? ये किसके नक्षत्र हो गया? ये मरकरी का नाम क्या होगा? अश्लेषा। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है 27 के सामने सब लॉर्ड किसका है? ये सब लॉर्ड वाला है, जो जिसके सामने है वो उसका एंडिंग पॉइंट है। ये ध्यान रखना। ठीक है, यूनिवर्सल टेबल में सभी लोग कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में 27 डिग्री पर आप खड़े होंगे तो वहां अश्लेषा नक्षत्र के नीचे क्या लिखा होगा? मरकरी लिखा हुआ है। तो हमने नक्षत्र स्वामी लिखना है। नक्षत्र स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया, मरकरी। और सबलॉर्ड कौन हो जाएगा? जुपिटर। वेरी गुड। जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसका एंडिंग पॉइंट है। एक तरफ हम इसको बोलते हैं ग्रह स्पष्ट। ठीक है, ग्रह स्पष्ट। यहां प्लेनेट आप लिख लीजिए एक कॉलम में, यहां डिग्री मिनट सेकंड लिख लीजिए, यहां पर RL राशि लॉर्ड लिख लीजिए। ये आपका STL, लोग इसे नक्षत्र भी बोलते हैं, ये SL होता है, सब लॉर्ड। अभी हमने सूर्य को लिखा था सन, कितनी डिग्री थी मैडम इसकी? 117 डिग्री का था ये। इसे 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करने के बाद तो पूर्णांक राशि आएगी, वो 4 और 27 डिग्री रिमाइंडर आएगा। ठीक है, वो चौथे नंबर की राशि 27 डिग्री रिमाइंडर, ये लिख दिया मैंने। तो 4 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा। RL में क्या आ जाएगा? चंद्रमा। ठीक है, आप सभी लोग यूनिवर्सल टेबल ओपन करें। कर्क राशि में 27 डिग्री पे आपको जाना है। यूनिवर्सल टेबल आपको मैंने लास्ट टाइम ग्रुप पे भेज रखी थी, आप वो प्रिंट करा के अपने सामने रख लें, नहीं तो फोन में आप देखें। कर्क राशि में 27 डिग्री पर अश्लेषा नक्षत्र लिख रहा होगा राइट साइड को।
अश्लेषा का नक्षत्र का स्वामी होता है बुध, जी ठीक है। और बुध के लेफ्ट साइड में जो डिग्री मिनट है उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वहां जो सबलॉर्ड आएगा वो गुरु का आएगा। क्लियर हो गया? अब आपने सभी प्लेनेटों को सेम इसी तरीके से निकालना है। अब मून की कितनी डिग्री आ रही है टोटल? 188। हाँ जी हाँ जी, जो जिसके सामने लिखा है वो उसका एंडिंग टाइम लिखा है। अब मून की कितनी डिग्री है? 188 डिग्री। इसको 30 से डिवाइड करिए सभी लोग। 6 जाएगा मतलब 7 पे तुला पे चलेंगे। 6 पूरा राशि 6 आर और 8 मिनट 8 डिग्री। डिग्री। तो कौन सी राशि आ गई हमारी? तुला। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? वीनस। ये मेरा शुक्र बन गया राशि लॉर्ड के अंदर। अब आप तुला राशि में 8 डिग्री पे जाएंगे तो देखिए किसका नक्षत्र आएगा? तुला राशि। हाँ जी, तुला राशि में जाना है। राहु। वेरी गुड, शाबाश। राहु का नक्षत्र आएगा। और सबलॉर्ड किसका आएगा? वो भी राहु है। सबलॉर्ड भी राहु। सबलॉर्ड भी राहु का आएगा, ठीक है। स्वाति नक्षत्र। अब आपने सन को निकाल लिया, मून को निकाल लिया। अब लोग आप जुपिटर को और निकालो, फिर बाकी होमवर्क आप घर से करना ही छोटा वाला। जुपिटर की कितनी डिग्री दे रखी है? 303 को 30 से डिवाइड किया, 10 बार पूरा चला गया, प्लस 1 कर दिया, 11 आ गया, 3 डिग्री रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर हो गया। कुंभ का स्वामी कौन होता है? शनि। सैटर्न स्वामी हो गया। अब आप कुंभ राशि में जाएंगे, 3 डिग्री पर देखेंगे किसका नक्षत्र आएगा? गुरु का। नहीं, कुंभ राशि में 3 डिग्री का आ रहा है मार्स, मंगल। मंगल का नक्षत्र हो गया। और केतु का। और केतु का सबलॉर्ड वीनस। सर एक्चुअली केतु देखो 240 पे खत्म, 240 पे खत्म है और वीनस के नीचे 453 है। हाँ, तो शुक्र का आएगा वीनस का नक्षत्र। जो खत्म हो रहा होता है उसका होता है। नहीं, जो खत्म हो रहा होता है उसकी एंडिंग वैल्यू होती है। अच्छा, वीनस की एंडिंग वैल्यू ये है। अच्छा, केतु की एंडिंग वैल्यू ये है। ये वीनस की स्टार्टिंग वैल्यू है 240 240 और एंडिंग उसके सामने है। ठीक है, तो वीनस हो गया। हाँ, ये वीनस को। सभी लोगों ने ग्रह स्पष्ट को समझा? तो ग्रह स्पष्ट अब आप अगर खुद से बनाना चाहते हैं कॉपी पेन से, तो आपको यूनिवर्सल टेबल की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसे। क्योंकि कहां तक इनकी डिग्री, अभी तो एक कॉलम मैंने ऐड नहीं कराया है, अभी इसका SSL भी निकालना पड़ता है, सब सबलॉर्ड। बट उतने बारीक छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आपको मिनटों में ले आया है। अब आप सेकंडों में बाद में चले जाना जब मैं आगे पढ़ाऊंगा एडवांस में, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या था? ग्रह स्पष्ट। ग्रह स्पष्ट से क्या मतलब सिद्ध हुआ? उससे ये मतलब सिद्ध हुआ अभी तक कि कोई ग्रह कितने डिग्री पर बैठा होता है, वो कौन सी राशि का स्वामी होता है, किसके नक्षत्र पर बैठा होता है और उसका सबलॉर्ड क्या है। अभी तक आपने ये सारी चीजें ग्रह स्पष्ट से देखी, ठीक है। अब जब आप ग्रह स्पष्ट बना लोगे तो आपके सामने जो लगन आई थी वो कितने डिग्री की लगन, कौन सी लगन आई थी? मकर लगन। ये आप बना लीजिए। अब आपको काम आने वाली है। अब आपकी मकर लगन की कुंडली आई, और जब आप ग्रह स्पष्ट कर देंगे तो ग्रह स्पष्ट से क्या मीनिंग बन रहा है इस बात का? कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, यही तो निकाला है आपने, वो कितने डिग्री मिनट का बैठा हुआ है। तो आपके सामने अब आप देख लीजिए, इनको फिल कर दीजिए। आपके लगन में शनि आएगा, ठीक है। सूर्य आप निकाल चुके हो तो वो तो कर्क में ही है। चंद्रमा आप निकाल चुके थे, वेरी गुड, शाबाश। जुपिटर दूसरे घर में आएगा।
राहु राशि बोला करो, अभी अभी घर भी बता सकते हैं। राहु वृषभ राशि में आएगा, केतु आपका वृश्चिक में चला जाएगा, सिंह राशि ठीक है। में मंगल मंगल और जो है बुध आपके सिंह राशि में है, मंगल और बुध ये सिंह राशि में है, ठीक है। और शुक्र आपका कन्या में है। कोई बच गया? आप सारे लोग चंद्रमा कहाँ है देख लीजिए। चंद्रमा तो पहले ही बताया था मैं, राहु चंद्रमा तुला में बैठा हुआ है। ये आपके ग्रह स्पष्ट करने के बाद हम ग्रहों को फिल कर दिया, कौन किस राशि में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। अब यहां से एक नई चीज का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं ग्रह स्पष्ट के बाद निर्यन भाव चलित, ये भी एक चीज। निर्यन भाव चलित। और निर्यन भाव चलित कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं पहले कुछ आपको बताना चाहूंगा, पहले उसे सुनिए आप ध्यान से। दो वर्ड बोलूंगा फिर उनको लिखवाऊंगा, और इतना इंपॉर्टेंट है कि सारा जो तारतम्य है वो इन दो ऐसी कुंडलियों पर टिका हुआ है, जिसे एक लगन कुंडली कहा जाता है और एक निर्यन भाव चलित कहा जाता है। देखिए लगन कुंडली किसे कहते हैं, अब यहां वो परिभाषा नहीं बतानी है कि जिस रेखा पर सूर्य क्षितिज रेखा पर उदय हो रहा होता है और वो जितने डिग्री का होगा उसे लगन कहते हैं, वो परिभाषा होगी। लगन का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन मेरा है। लगन का महत्व है कोई ग्रह किस राशि में बैठेगा, कोई ग्रह किस राशि में बैठेगा, वो किससे देखते हैं, D1 चार्ट से। D1 चार्ट बोले तो लगन कुंडली से। बड़े ध्यान से सुनना, में इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। कोई ग्रह किस राशि में बैठेगा ये बताएगी D1 चार्ट, लगन कुंडली। कोई ग्रह किस भाव के रिजल्ट देगा वो कौन बताएगा, निर्यन। रिपीट कर रहा हूं बार बार, जब अब मैं आपसे आगे फ्यूचर में जब बात करूंगा तो मैं कहूंगा गुरु कौन सी राशि में बैठा है, तो आपने गलती से भी मेरे से ये नहीं पूछना कि सर भाव चलित में देखे या लगन कुंडली में। बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं, 40 साल एक्सपीरियंस है लोगों को, फिर भी यही कंफ्यूजन रहता है कि सर सूर्य ना 27 डिग्री कर्क राशि में है, पर सर सूर्य तो मिथुन में चला गया है, तो सर सूर्य मिथुन के रिजल्ट देगा या कर्क राशि के रिजल्ट देगा, यही पूछते रहते हैं। मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, कोई भी ग्रह राशि को रिप्रेजेंट करेगा, राशि की वैल्यू को बताएगा, वो हमेशा D1 चार्ट बताता है। अर्थात ग्रह किस राशि में बैठेगा और राशि की इंपोर्टेंस हमेशा D1 चार्ट से निकाली जाती है। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, 17 एस्ट्रोलॉजियों में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, D1 चार्ट हमेशा ग्रह की राशि की वैल्यू को बताता है। भाव की वैल्यू, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि चंद्रमा गलती से निर्यन भाव चलित जब मैं बनाऊंगा तो वो मान लो यहां आ जाता है, तो वो ये बताएगा, जब मैं आपसे पूछूंगा चंद्रमा कहां बैठा, आप हमेशा तुला राशि ही बताओगे, पर मैं पूछूंगा वो कहां के रिजल्ट देगा, वो जिस भाव में आ गया है वहां के रिजल्ट देगा। पर ये बनाना आसान नहीं है, पता कैसे चलेगा कि ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा या वहीं पर रहेगा, इसके लिए कुछ रूल है। तो पहले अब आप हमारे यहां तक के लिए सबको क्लियर हो चुका होगा कि मैं लगन कुंडली बना चुका हूं, ग्रह स्पष्ट कर चुका हूं, उसके हिसाब से यूनिवर्सल टेबल से आपने क्या बना लिया, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड बना लिया। यहां तक सबको क्लियर है ना। अब आते हैं निर्यन भाव चलित। निर्यन भाव चलित ये डिसाइड करके हमें बताएगा कि ग्रह की एक्चुअल पोजीशन आगे जाएगी, पीछे जाएगी, कहां रहेगी। ठीक है, इसे बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको हाउस टू हाउस एक पेपर दिए हुए हैं, हाउस टू हाउस टेबल के पेपर दिए हुए हैं, उसके अंदर 6 भावों की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है। आपने असेंडेंट की वैल्यू वहीं से बोली थी जी, आपने लगन जो निकाला था 283 डिग्री कुछ 267 जो था वो आपने लगन की वहीं से देखी थी। वो आपने जब लगन की देखी तो उससे अगले वाले कॉलम में देखो क्या लिख रहा है वहां पर, उससे अगले वाले कॉलम में क्या लिख रहा होता है, ऊपर पढ़िए सभी लोग, उनको खोल के पेपर्स को। ये हाउस टू हाउस टेबल होती है,
और यहां पर हमने उसकी जो वैल्यू देखी थी, असेंडेंट पहले कॉलम में लिखा हुआ है, जी दूसरे कॉलम में सेकंड हाउस लिखा हुआ है, जी तीसरे में थर्ड हाउस, चौथे में 10th हाउस, 11वें में सॉरी चौथे कॉलम में, पांचवें में 11 और 12। इसका मतलब ये होता है, इधर देखो, जो फर्स्ट हाउस की वैल्यू होती है वो उसका प्रतिबिंब होता है, सेम सामने वाले की भी वैल्यू होती है। जो दूसरे हाउस की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी 8वें की होगी, जो तीसरे की होगी वही 9वें की होगी, जो चौथे की होगी वही 10वें की होगी, जो 5वें की होगी वही 11वें की होगी, और जो छठे की होगी वही 12वें की होगी। अब आपको मैंने 6 वैल्यू दे रखी है, इनडायरेक्ट वे में 12 की 12 आ गई, पर अंतर क्या रहेगा? जो वैल्यू आपकी असेंडेंट की आई है, असेंडेंट की कितनी वैल्यू थी? 200 267, ये आपकी असेंडेंट की वैल्यू थी। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप उसमें सातवें भाग की जो वैल्यू रहेगी वो भी 267 ही रहेगी। अंतर किस चीज का होगा? यहां राशि कौन सी निकली है? मकर, और यहां कौन सी राशि पड़ी है? कर। जो वैल्यू जो 3 डिग्री मकर की 3 डिग्री जो आ रही है, और यहां वैल्यू किसकी आएगी? कर की 3 डिग्री। तो आ गया ना डिफरेंस? दोबारा बोलो, दोबारा समझो। जो पहले भाव की डिग्री होगी वही सातवें की होगी। अंतर कहां होता है कि जब आप उसे डिवाइड करोगे तो वहां राशियों का अंतर होता है। जैसे पहले भाव में कौन सी राशि है? सातवें भाव में कौन सी है? कर। तो मकर राशि में 3 डिग्री पर जब आप नक्षत्र निकालोगे तो अलग आएगा, और कर्क राशि में 3 डिग्री पर नक्षत्र निकालोगे तो अलग आएगा। आ गया ना डिफरेंस सारा कुछ? तो वैल्यू तो भावों की सेम रहती है, भाव वैल्यू सेम रहती है, परंतु राशि से जब वो इंटर करती है तो डिफर हो जाती है। तो यहां हम कैसे यूज करेंगे, आते हैं उस पर एग्जाम्पल। निर्यन भाव चलित हमेशा हाउस टू हाउस सारणी से देखा जाता है। ठीक है, यहां आप जो आपकी वो कितनी वैल्यू थी 14 के सामने हमने 267 लिखा था, वो देखो का कितने आ रहा था? वो 267 जो आपका आया था वो कितना कहां से आया था? वो आया था आपका 1423 से आया था। 14 यस 24 14-24 से आया था। 14 डिग्री 24 मिनट के सामने कितना लिख रहा था? 267। ये असेंडेंट था। अब मेरे को उसके अगली वैल्यू किसकी लिखी हुई वो बताओ, उसी के सामने कॉलम में 305 लिखी है दूसरे वाले। 305, ये कौन से भाव की लिखी हुई है? दूसरे की। ये दूसरे भाव की लिखी हुई है। अब मुझे उससे अगले की बताओ। 342, ये कितने की लिखी हुई है? थर्ड की। अब मुझे आगे की बताओ। 10th के 194, 194 10th की हो गई, 11th की होगी 219, 219 and 12th की होगी 243। 243। ये देखिए मैंने 6 के 6 भावों की वैल्यू लिख दी है जो आपको टेबल दी हुई है। लिख दी। सेम वही फॉर्मूला 30 से डिवाइड करो। इसमें प्लस भी करेंगे, क्योंकि उसमें 267 में हमने प्लस किया। बिल्कुल करेंगे 100%, सब में 6 डिग्री ऐड होगी, बिल्कुल करेंगे। सभी में होगा। हाँ जी, ये तो 5.5 बजे की डिग्री है ना, अच्छा। और हम लगन पे तो काम कर रहे हैं, 24 घंटे वाली वैल्यू पे जा रहे हैं, तो सब में 6 डिग्री और ऐड होंगी। अब अभी बिना ऐड के मैं काम कर रहा हूं। अब आप देखो 305 डिवाइड बाय 30, 10 टाइम चला गया, कितना आ गया यहाँ पर? 3 और 5, पूरा चला गया। तो मेरा सेकंड हाउस में जो राशि आएगी वो कौन सी आएगी? 11। कितने डिग्री, कितना भाव? अब जो 5 डिग्री बची है इसको ऐसे लिखेंगे कि दूसरे भाव में 11th राशि आएगी, और जो भाव की वैल्यू आई वो 5 डिग्री आई है, वो भाव की वैल्यू है, गुरु की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं मैं। ये भाव भी तो होता था, भाव कितने डिग्री का है? 11वीं राशि दूसरे भाव में आई वो 5 डिग्री का है। ऐसे पढ़ेंगे इसको, समझ?
यहाँ तक क्लियर तो हो? आप जिसे 60 से प्लस कर देंगे तो वो 11 डिग्री का हो जाएगा, जो दूसरा भाव है वो 11 डिग्री का होगा। यस बिल्कुल ऐसे करो, ये भी सही तरीका। यहाँ ऐड करो उससे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वैल्यू दी हुई है 6, अब आप इनको 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कौन से भाव में कौन सी राशि फिट होगी, कहीं ना कहीं अंतर आएगा। आप देखना, जैसे 11वें भाव में आप समझिए कितना है, 219 को डिवाइड करिए 30 से, 30 सत्ते 10, कितना हो गया 9। अब आपने कौन से भाव की वैल्यू लिए, बोलो ये लिखा। 11वें भाव में कौन सी राशि आनी चाहिए, नॉट एक प्लस वन, कौन सी आ रही है यहाँ पर, वृश्चिक आ रही है ना, इसका मतलब दैट इज ओके। तो 11वें भाव की वैल्यू कितनी हो गई, 9 डिग्री, 9 डिग्री। हाँ 6 भी कर लो, वेरी गुड। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ अभी समझाने के लिए। तो मेरी वृश्चिक राशि ओके है और मेरी वैल्यू कितनी आई 11वें भाव की। इस तरीके से आपने सारे भावों को चेक करना है। अब आप खुद ध्यान देना, जैसे आपको कभी कभी पता चलता है, आप मेरे से खुद क्वेश्चन कर देते जो पिछली क्लास में कि सर 4 में 2 बार लिखा रहा है सॉफ्टवेयर में, कुछ गलती है। आपने पूछा था ना इस क्वेश्चन कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, और कई बार तो गलती ऐसी हो जाती थी यहाँ भी 4 ही आ जाता था, समझ रहे हो? तो राशि लुप्त हो जाती है। आगे जाना बात, आप कभी कभी पूछते थे कि 10 2 बार लिखा रहा है सर, तो गलती से लिख गया सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में गलती से नहीं लिखा होता, वो राशि ही लुप्त हो जाती है। और जब राशि लुप्त हो जाती है उसका मतलब होता है कि वो राशि उस व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रही है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आप सॉफ्ट निर्णय भावचलित कुंडली, जैसे मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगा आपको लाइव, वैसे इस समय हुई नहीं है कोई भी राशि लुप्त, नहीं तो मैं दिखाता आपको, राशि भी लुप्त हो जाती है जो हमें उस कुंडली के लिए रिजल्ट ही नहीं देती है। आपने यहाँ आपने कई बार पढ़ा है, मेरी खुद की कुंडली में 2 राशि लुप्त है, जैसे 10 10 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 लिखा है, मकर राशि लुप्त है, 10 2 बार 11वीं लुप्त हो गई, अच्छा जो खा कौन गया उसको, 10वां ही खा गया, समझ गए? फिर वो मकर राशि वाला 2 बार रिजल्ट देगा। हाँ 2 बार रिजल्ट देगा, उसको स्पेस ज्यादा मिला है, उस राशि की स्ट्रांगनेस बढ़ गई, उसका जितना स्पेस मिल गया उसे। अगर वहां पे कोई अच्छे वाला प्लेनेट होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, कोई बुरा होगा तो बंदे को तो भाई वो वही मेथड चलेंगे क्योंकि वो किसकी राशि में चला है, वो नहीं। तो यहां से मेरा मतलब ये था इस बात को बताने से कि राशि भी लुप्त हो जाती है, ये मेरे भाव चलित का पहला पॉइंट है। तो राशि लुप्त अब समझ में आ गई कैसे होती है, कि जब राशि को स्पेस ही नहीं मिलेगा एग्जिस्ट करने के लिए तो वो लुप्त में चली जाएगी। क्लियर? अब आते हैं मेरे भाव चलित के पॉइंट नंबर 2 पर। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इसको निपटा देता हूं क्योंकि बाद में अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज ही करा देता हूं, अभी इस चीज क्लियर हो जाएगी। सभी लोग स्क्रीन पे देखें। हर किसी की कुंडलियों में ज्यादातर केसों में लुप्त राशियां मिल जाती है। अब आप देखिए ध्यान से, 4 10 11 इसको नहीं हो रही है, और बताता हूँ आपको। आपकी निकाल लो ना फिर। मेरी वाली में 10 नंबर की नहीं हुई है, 11 की हुई है। हम लोग की सबकी नहीं। सर ये रहा मेरे पास है। बोलो। अब बोलो। 2 राशि गायब है। बोलो बोलो बोलो, क्या है नंबर? 23 नवंबर 2009। 23 नवंबर 2009। टाइम शाम को 6:58 18 बज के 6:58
58 PM. ये Over please. फरीदाबाद ये देखिए, अब आप देखिए ऊपर, ये आपका लगन स्पष्ट है पहले वाले कॉलम में ऊपर में, तो लगन की कुंडली है इनकी। और अब आप इसको देखिए भाव चलित में आकर, अब आप देखिए दो राशि दूसरे भाव में कर्क राशि होनी चाहिए जो चली गई आगे नेक्स्ट,